गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ कॉलोनियल क्या है, और साथ में ये भी पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेशंस प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, जो प्रशासन था उसमें जो रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करता था, जो अभिलेख तैयार करता था, वो किस तरह करते थे। जो अभिलेख तैयार करने की जो हिस्ट्री हुई वो ब्रिटिश शासन ने शुरू करी। उन्होंने जितना भी उनके जो इंस्ट्रक्शंस थे, प्लान्स थे, डिसीजन थे, एग्रीमेंट्स थे, इन्वेस्टिगेशन, सबका उन्होंने रिकॉर्ड रखना शुरू किया, लिखित रूप में उसको रखना शुरू किया। और वो जहाँ पर रखे जाते थे उसको आर्काइव बोलते थे या अभिलेखागार उसको बोलते थे। और इससे एक फ़ायदा ये होता था कि उस समय की जो चीज़ें थी वो यदि कोई हिस्टोरियंस बाद में जाके पता करना चाहे कि उस समय क्या क्या हुआ था, तो वो ये रिकॉर्ड्स देखकर पता कर सकता था। और जब in the early year of 19th century these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists। तो जो 19th सेंचुरी के शुरू में जो ये डॉक्यूमेंट्स थे उनको बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक उनको बहुत सुंदर ढंग से उनको कैलीग्राफी जो होते हैं, कैलीग्राफिस्ट जो होते हैं, उन्होंने लिखा, उनको कॉपी किया। दैट इज़ वाई those who specialized in the art of beautiful writing by the middle of the 19th century. With the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceeding of each government department। मतलब जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस थी वो और फैली, प्रिंटिंग का काम जो था वो और फैला, तो इसकी और भी ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज़ बनाई गई इन रिकॉर्ड्स की, और अलग अलग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे उसमें रखवाई गई। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर्वे बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सर्वे मतलब सर्वेक्षण, कि जो सर्वेक्षण है उसका महत्व किस तरह से बढ़ता गया। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सर्वेक्षण होता था उसका चलन भी बहुत महत्वपूर्ण होता था अंग्रेज़ों के शासनकाल में या उनके प्रशासन में। तो द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड। तो जो अंग्रेज़ थे उनका ये मानना था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन करने के लिए या उसको चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। तो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरीड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। तो जो 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण या सर्वे किए जाने लगे। और इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। जो गांव थे उनमें जो राजस्व उनसे जो लिया जाता था, रेवेन्यू या जो लगान जिसको बोलते हैं, वो जो लिया जाता था उसके लिए भी सर्वे किया जाने लगा। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फौना, the local histories and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about the administer the region। तो वहाँ पे जो सर्वे करते थे उसमें सर्वेक्षणों में या सर्वे में धरती की सतह, मतलब टोपोग्राफी और धरती की सतह, मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जो इसको बोलते हैं सॉइल क्वालिटी, मिट्टी की गुणवत्ता, साथ में वहाँ पे मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, और जो स्थानीय इतिहासकार थे और फसलों का इतिहास का स्थानीय इतिहास का जो लोकल हिस्ट्री होती थी वहाँ की उसका, और साथ में जो क्रॉपिंग थी, जो फसलों का पता लगाया जाता था कि किस तरह की वहाँ पे फसलों का पैटर्न क्या है। तो ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्टर द रीजन। तो मतलब अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना ज़रूरी होता था। तो फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years। तो लगभग 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। और दिस प्रिपेयर डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया।
तो इसके कारण जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या पता लगने लगी कि उन प्रांत में कितने लोग रहते हैं। तो नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजियस एंड ऑक्यूपेशन, साथ में जो उनकी जाति और जो जाति के साथ साथ रिलीजन, उनका धर्म, और साथ में व्यवसाय, इसकी भी जानकारी रखी जाने लगी। तो देयर वर मैनी अदर सर्वे, और बहुत सारे और भी जो सर्वेक्षण थे वो होते थे, जैसे बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज। मतलब कि इसके अलावा जिसको बोलते हैं कि बोटानिकल मतलब वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाने लगे। अब यहाँ पे ये जो दिया है, बोटेनिकल गार्डन एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस। अंग्रेज़ों द्वारा जो बनाए गए जो वानस्पतिक उद्यान थे, बोटेनिकल जो गार्डन थे, और प्राकृतिक इतिहास के जो संग्रहालयों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के पौधे के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थीं। और local artists were asked to draw picture of these specimens. Historians are now looking at the way such information was gathered and what this information reveals about the nature of the colonialism. तो जो है कि इन नमूनों के जो चित्र थे, ये जो नमूने थे, इसके चित्र स्थानीय जो कलाकार होते थे उनसे बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जो जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और उसमें उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। तो नेक्स्ट है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते थे वो क्या नहीं बताते थे हमको, जो अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। मतलब ये जो बहुत विशाल भंडार है जो रिकॉर्ड्स का, उसमें हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं उससे, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं हम कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। तो व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। तो ये जो है हमें ये पता चलता है कि जो सरकारी अफसर क्या सोचते थे, किस चीज़ में उनकी दिलचस्पी थी, किन चीज़ों में, और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे, मतलब किन चीज़ों को वो प्रिजर्व करके रखना चाहते थे एज अ रिकॉर्ड। तो इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी, क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, ऑफिशियल लोगों द्वारा ही लिखे गए थे, ब्रिटिश शासनकाल में लिखे गए थे, उनके लोगों के द्वारा लिखे गए थे। तो उनका जो नज़रिया था वो ही हमको इसमें पता चलता है। बाकी देश के दूसरे लोग क्या सोचते थे इस बारे में हमें इसमें इन रिकॉर्ड्स में पता नहीं चलता है। तो फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, इसके लिए हमको दूसरी जगह देखना पड़ेगा, कहीं और देखना पड़ेगा। और व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड दैम इन प्लेंटी। जब हम कहीं और ऐसे हम दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं है, कि दो दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। हालांकि जो उनका जो उनको ढूंढना ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुकाबले उनको ढूंढना मुश्किल साबित होता है। तो वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, हमारे पास क्या क्या हैं, लोगों की डायरियाँ हैं, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, जो तीर्थयात्री जो होते थे, पिलग्रिम्स को तीर्थयात्री बोलते हैं, एंड ट्रैवलर्स, यात्री और तीर्थयात्रियों ने जो लिखा है उनके अकाउंट्स, साथ में ऑटोबायोग्राफीज़, इनको आत्मकथा बोलते हैं, ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़,
जो लोग थे व्यक्तियों की ऑटोबायोग्राफीज। और एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड एंड इशूज़ वर डिबेटेड इन पब्लिक। तो जैसे जैसे छपाई की तकनीक जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो स्प्रेड हुई, वो फैली, तो न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र थे वो पब्लिश किए जाने लगे और जो इश्यूज़ थे, जो मुद्दे थे, उन पर पब्लिक में डिबेट होने लगी। तो लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो जो नेता लोग थे, जो सुधारक थे, उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकार जो थे, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। मतलब ये जो स्रोत थे वो उन लोगों ने लिखी जो पढ़ना लिखना जानते थे। From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribal and the peasants। और इनसे हम ये पता नहीं लगा सकते कि जो आदिवासी थे, किसान थे, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे उस समय। तो yet this can be done। अगर हम थोड़ी सी कोशिश और करें तो इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, यदि हम थोड़ी सी कोशिश और करें, व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। और जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी कि किस तरह से जो ये रिकॉर्ड्स थे वो हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर ये दिया है द रिवल्स ऑफ 1857। आप जानते हो कि जो स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली जो लड़ाई थी वो 1857 में लड़ी गई थी। तो इमेजेस नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर द प्रोजेक्ट द व्यू पॉइंट। आप यहाँ पर देख रहे हो किस तरह की ये इमेज बनी हुई है यहाँ पर। तो ये क्या है? ये है, तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। दे प्रोजेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएट देम। मतलब कि ये जो व्यू पॉइंट है, ये जो देखने का नज़रिया है वो किसका है? वो चित्रकार जिसने ये तस्वीर बनाई है उसके देखने का नज़रिया है, उसने अपने नज़रिए को इस तस्वीर में उतारा है। दिस इमेजिन कैन बी फाउंड इन सेवरल इलस्ट्रेटेड बुक्स प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द 1857 रिवेलियन। तो इस तरह की जो इमेज है वो कई बुक्स में, कई किताबों में इस तरह की इमेजेस दिखती हैं। और बनाई किसके द्वारा गई? ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई ये सारी चीज़ें। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ये बनाई गई। तो द कैप्टन एट द बॉटम सेज, जो नीचे इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था कि म्यूटिनस सेपॉयज शेयर ट्राई लूट, कि जो बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशंस द रिबेल अपीयर एज ग्रीडी, विशियस एंड ब्रूटल। यू विल रीड अबाउट द रिवेलियन इन चैप्टर 5। तो बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप ये 5th चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये 1857 का ये जो विद्रोह था, रिवेलियन था, वो किस तरह से हुआ। अब नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये एक इंसिडेंट है। ये जो 22 मार्च 1946 ये दिया हुआ है। 22 मार्च 1946 ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था ये आर्टिकल। इसमें लिखा है नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो न्यूज़पेपर्स प्रोवाइडेड अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो समाचार पत्र थे वो जो आंदोलन होते थे देश के अलग अलग भागों में, वो हमको प्रोवाइड कराते थे ताकि हम उसको पढ़ सकें, हम जान सकें कि दूसरी जगह क्या हो रहा है। तो हेयर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ पुलिस स्ट्राइक इन 1946। यहाँ पर 1946 में एक पुलिस स्ट्राइक जो हुई थी वो यहाँ पर दी गई, रिपोर्ट दी गई है उसकी।
उसमें लिखा था more than 2000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as a protest against their low salaries and the bad quality of food supplied to them from the police line kitchen. तो इसमें उन्होंने ये लिखा था कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन के जो किचन था बावर्ची खाने से आने वाले घटिया खाने के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया. एज द न्यूज़ स्प्रेड टू द अदर पुलिस स्टेशन, जैसे जैसे ये समाचार दूसरी जगह फैला, द मैन दे आर ऑल्सो रिफ्यूज़ टू टेक फूड, तो वहाँ के लोग भी उन्होंने भी खाना खाने से मना कर दिया. वन ऑफ द स्ट्राइकर्स सेड, उनमें से एक जो विद्रोही था वो बोला कि द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि जो खाना हमको पुलिस लाइन के किचन से जो दिया जा रहा है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, मतलब हमारे खाने लायक नहीं है. नॉट ईट द इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज़ एंड दाल विच बी हैव टू ईट, मतलब इवन जानवर भी उस खाने को नहीं खाएंगे, उस दाल और चपाती को नहीं खाएंगे जो हमको खाना पड़ता है. तो ये रिपोर्ट, इस तरह की चीज़ें जो है उस समय न्यूज़पेपर में काफ़ी छपती थी. और जैसे जैसे प्रिंटिंग का चलन बढ़ा, न्यूज़पेपर, बुक्स और जो पत्रिकाएं होती थी वो काफ़ी छपने लगी, और जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो विद्रोह की भावना थी वो लोगों में और ज़्यादा भड़कने लगी. तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है. इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कुछ बुक में टिक करवाऊँगी और कुछ मैं आपको नोट्स बना के भेजूँगी. ठीक है, तो अब ये चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म हुआ. कल हम सेकेंड चैप्टर से शुरुआत करेंगे. ओके, थैंक यू.